हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 25 में हम उसी सीरीज के अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज लिमिटिंग स्टेट मेथड के आगे जो अभी तक हमने बेसिक चीज़ों को पढ़ा था, अब आगे हम चाहते हैं कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम अगर सोचा जाए तो उसके लिए जो व्यंजक हैं, मेनली क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं या इसको हम निकाल के बाहर लाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बेसिक में एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट मेथड में हमने पहले बेसिक पढ़ा था, जिसमें डिज़ाइन लोड, डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी की थी और निर्धारण किया गया था। अभी हम इसकी डिज़ाइन के लिए किस तरह का इसका स्ट्रेस ब्लॉक होगा, स्ट्रेन किस तरह से वेरी करेगी, इन प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं और इसके हिसाब से एक सिंगली रीइंफोर्स के लिए कुछ व्यंजक हम लोग व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ एजम्पशंस में जैसे कि आप समझ लीजिए कि पहला जो सबसे पहला एजम्पशन IS 5, ये एजम्पशंस IS 4, 5, 6 के हिसाब से हैं, 2000 के हिसाब से, जिसमें नंबर 1 पे हमारा आता है कि प्लेन सेक्शन perpendicular to axis remain plane after bending। इस चीज को हम लोग समझें। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, मान लीजिए आपने कोई रेक्टेंगल सेक्शन आपने चूज किया, यहाँ स्टील लगी हुई है, तो जो इसका स्ट्रेन डायग्राम बनेगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस वो लीनियर होगा। दिस इज योर लीनियर। यहाँ कुछ वैल्यू आएगी जैसे एप्सिलॉन CU और यहाँ पर एप्सिलॉन SU, दो स्ट्रेन इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी आपका अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन लेते हैं जिसकी विड्थ B है और डेप्थ हमारा D है, तो सेक्शन में क्या है, प्लेन सेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मींस प्लेन रह रही है, इसलिए स्ट्रेन डायग्राम जो है आपका लीनियर होगा। नंबर 1। नंबर 2, no tension to be borne by concrete। no tension to be borne by concrete। कंक्रीट में किसी तरह का आप टेंशन नहीं पड़ोगे। ये मान लीजिए कंप्रेशन वाले जोन में है ये, और ये वाला पॉइंट टेंशन में है, लेकिन कंक्रीट के द्वारा हम लोग इसको वहन नहीं कराएंगे। नंबर 3, द मैक्सिमम strain at topmost compression fiber is taken as 0.0035। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन हम ले सकते हैं वो किसके बराबर होगा, 0.0035। क्लियर है, ये होगा। इसी तरह से कंक्रीट टेंशन में स्टील शुड हैव not less than, should have strain
नॉट लेस देन, नॉट लेस देन कौन सी वैल्यू, एफ एस टी अपॉन ई एस इंटू 1.15 ई एस प्लस 0.002। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्ट्रेस स्टील में जो स्ट्रेन आएगा वो उसकी वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेन की वैल्यू का लिमिटेशन ये है, दिस शुड नॉट बी लेस देन दिस थिंग। इसको यह समझ सकते हैं कि स्ट्रेस और जो डायग्राम हमारा बन रहा है वो जैसे कुछ पॉइंट तक स्ट्रेट है, उसके बाद फिर ये वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम 0.2% या 0.002 स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग इसी के ड्रा करेंगे। तो जहाँ ये कट करेगा वो पॉइंट हमारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ वाई होगा। जैसे मान लीजिए ये एफ ई 415 है, ये एफ ई 500 है, तो ये इनके एफ वाई जो वैल्यू हैं ये होंगे। तो यहां पर जो स्ट्रेन है 0.002 से बढ़ा करके ये वैल्यू हम लोग यहां ले रहे हैं। तो स्ट्रेन की वैल्यू शुड हैव स्ट्रेन नॉट लेस देन 0.002। तो ये लिमिटिंग यहां पर है, इसका मतलब कि इसमें प्लस इतना और स्ट्रेन ऐड किया गया है। तो इसका मतलब स्ट्रेन की वैल्यू इसके लिमिट से अधिक हम ले रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशन इसमें हमने या कोड ने लगाया है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां पर आपका है ई एस यू इक्वल्स टू एफ वाई कह सकते हैं या आप एफ एस टी कह सकते हैं। एफ वाई जगह पर स्टील का स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 1.15 ई एस प्लस 0.002 ये हो जाएगा। दिस इज अ फोर्थ। फिफ्थ अजम्पशन ये है कि जो कंक्रीट का स्ट्रेस ब्लॉक होगा, द स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट, द स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट can be may be assumed rectangle, trapezoid, parabola या एनी अदर शेप ले सकते हैं। लेकिन इनका जो रिजल्ट है, इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनका जो वैल्यूज हैं, इनकी जो वैल्यूज आएंगी टोटल कंप्रेशन या निकालने पर, वो टेस्ट के रिजल्ट से इनिशिएट रिजल्ट से मैच करना चाहिए। तो जिससे आपका ये सेटिस्फाई हो जाए टेस्ट रिजल्ट्स का, तो उसके हिसाब से इनके स्ट्रेस डायग्राम को हम लोग मान सकते हैं। तो कोड का जो प्रोविजन है उसमें ये कहता है आपका IS 456 के पेज नंबर हम चले जाते हैं, जहां पर हमारा दिया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट मे बी अज्यूम्ड। मतलब स्ट्रेस को कैसे अज्यूम कर सकते, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, वाला एनी अदर शेप विच रिजल्ट इन प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, which results in prediction of strength, in substantial agreement with substantial agreement with results of tests, क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेस ब्लॉक को आप स्ट्रेस का जो
का कर्व है या ग्राम डायग्राम है, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोला या एनी अदर शेप हो सकता है, which results in prediction of strength in substantial agreement with the result of test। मतलब टेस्ट के मैच करे ये आपका कंडीशंस होगी। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट हो गया कि स्ट्रेस डायग्राम जो कोड ने प्रोवाइड किया है वो हमारा कुछ इस तरह से बताया है। दिस इज योर कुछ शेप इस तरह से और कुछ इस तरह से। ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है, दिस पॉइंट इज योर स्ट्रेन, यहां पर है 0.002 और ये पॉइंट है हमारा यहां पर एक डिस्टेंस। तो ये आपका यहां स्ट्रेट है 0.002 जहां तक लाई कर रहा है और उसके बाद ये पैराबोलिक हो गया है। ये शेप आपने ये किया है, यहां पर आपका टी आएगा और कोई भी शेप में जो आपका पॉइंट है वहां पर ये आपका सी आएगा। तो ये एज्यूम किया गया है कि जो हमारा शेप है वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, जहां की 0.002 तक स्ट्रेट है तो उसको डायगोनलिटी जो प्रेजेंट करेंगे उसमें इस तरह से चीजें आएंगी। दैट इज लाइक दिस इज स्ट्रेट पोर्शन, दिस इज योर, ये पोजीशन आप यहां देखने की कोशिश करिए कि ये कंक्रीट का स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो यहां पर स्ट्रेन जो है ये 0.002 है और ये पॉइंट जहां पर है ये है 0.0035 जो कि मैक्सिमम स्ट्रेन है। और ये जो वैल्यू आपको दिया है दिस इज योर FCK, दिस इज 0.67 FCK और दिस इज 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5। तो कोड का प्रोविजन ये कहता है कि दिस कंक्रीट का स्ट्रेस ये लिया जाए कंप्रेसिव स्ट्रेस और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड किया जाए। तो 6 पॉइंट इसी के अंदर है दैट द कंक्रीट मैक्स स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन बी assumed 0.67 FCK and further factor of safety using 1.5 that will be design stress क्या होगा 0.67 divided by 1.5 FCK। दिस इज योर जो वैल्यू आपकी आ जाए दैट इज 0.446 FCK। ये क्लियर हो गया इतना? तो ये इसके जनरली एजम्पशंस हैं और हमारे ख्याल से ये एजम्पशन है। और स्टील में जो स्टील के इसके बाद 6 जो पॉइंट है वो स्टील के रिप्रेजेंटेटिव कर्व्स के बारे में है। जो हम स्टील प्रोवाइड करेंगे उसके लिए यील्ड स्ट्रेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो यील्ड स्ट्रेस कैसे मिलेगा। और यहां पर जो हम स्ट्रेस यूज करेंगे दैट इज 6 पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस will be evaluated from representative curves of steel। डिफरेंट ग्रेड की स्टील के रिप्रेजेंटेटिव कर्व से ट्राई करेंगे। जैसे आपका माइल्ड स्टील का है और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज करेंगे दैट इज 1.15। दिस इज इंपॉर्टेंट। 1.15 यहां यूज कर रहे हैं, वहां पर 1.5 यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर जैसे माइल्ड स्टील के केस में हम देखेंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राम स्ट्रेन
ये प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करता है। तो इसका जो वैल्यू है हम लोग ये ले रहे हैं एफ वाई, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एफ वाई। और एफ वाई में अगर हम 1.15 का डिवाइड कर दें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। दिस इज एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.15, दिस वैल्यू, दिस इज योर एफ वाई। तो ये वैल्यू हम लोग माइल्ड स्टील के लिए लेंगे। अगर एफ ई ग्रेड 250 है तो हमारा डिजाइन जो स्ट्रेस होगा स्टील में, डिजाइन स्ट्रेस कितना होगा, दैट इज एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.15। एफ वाई की वैल्यू 250 होगी, 250 डिवाइडेड बाई 1.15 से निकाल देंगे। तो इस तरह से माइल्ड स्टील के लिए हो जाएगा। कंक्रीट के लिए यह आपने देखा है। अब हम देखते हैं कि जो FE 415 है उसके लिए हम लोग कैसे ग्राफ को निकालेंगे। तो यहाँ उनको रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ से हम लोग वैल्यूज को निकालते हैं, जिसमें जो प्रोविजन है कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा कि ग्राफ क्या है कि 10 से 15% तक आपका फॉर FE 415 500 के लिए। तो ग्राफ क्या है, ये यहां से आप देखिए थोड़ी दूर ये इस तरह से स्ट्रेट जा रहे हैं। दिस इज योर स्ट्रेस, दिस इज योर स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू हम ले रहे हैं 0.001, 0.001, 0.003, पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं 0.001, 0.003, 0.007, फिर आपका आ गया 0.001, 0.030, यहाँ पर 30 है, 30, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 30 है। तो जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वो है 0.0001, 0.0003, 0.0007, फिर 0.001, फिर 0.002। 2 जो है प्रूफ स्ट्रेस है। तो यहां पर ये जो डायग्राम हमारा ड्रा हो रहा है वो कुछ इस तरह से है। डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से ड्रा हो रहा है, इस तरह से ड्रा हो रहा है। और इसमें जो है वेरिएशन इस तरह से हो रहा है हमारा, इस तरह से। दिस इज योर FE 415, दिस इज FE 500 और दिस में भी FE 550। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यूज हमारा दिया है, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू 0.01, ये आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, इसी के पैरेलल में ये किसी पॉइंट पे जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू हमको मिलेगी। इसी तरह से इस पे ड्रा करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से इस पे ड्रा करेंगे करस्पॉन्डिंग, इसलिए 0.002 पे जाएंगे तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको मिलेगी। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉइंट स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, आप डायग्राम में देखोगे हमारे मतलब का जो चीज है वो हम लोग इस पॉइंट से निकालेंगे, दैट इज 0.002 के रिस्पेक्ट में, मतलब 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस है जो 0.002 स्ट्रेन पर इसके पैरेलल ड्रा करने पर जहां कट करेगा, जैसे ये पॉइंट यहां कट कर रहा है तो ये है FE 415, यहां पर आपको यील्ड स्ट्रेस 415 मिलेगा और यहां करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो यहां आपको 500 मिलेगा। इसी तरह से इसके लिए ड्रा करेंगे तो आपको यहां पर जो है आपको 550 मिलेगा। इसके पहले जो वैल्यू यहां पर आई है, ये इस डायग्राम का इस पॉइंट पे या इस डायग्राम का इस पॉइंट पर, वो अलग अलग FY से थोड़ा कम वैल्यूज में होगी। तो इस तरह से यहां पर हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ES की वैल्यू 10⁵ रखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग 0.002 के रिस्पेक्ट में जहां ये ग्राफ को कट करेगा उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहां ड्रा करेंगे वो उसका यील्ड स्ट्रेस निकल आएगा। तो हमें यहां पर FST की वैल्यू क्या होगी, FST अगर लिमिटिंग में है तो FY में तब्दील हो जाएगा, ये FY के बराबर हो जाएगा। तो FY के बराबर हो जाने के बाद ये स्ट्रेसेस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
तो ये हमारा एजम्पशंस है जो कि हम लोग को इसमें फॉलो करेंगे। अब हम इसके बारे में जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है उसकी मदद से कुछ व्यंजक हम लोग व्युत्पन्न या डिविजन हम लोग इसमें करेंगे। ये आपको क्लियर है? एजम्पशंस के बारे में पूछा जाए तो आप उसको बता पाएंगे। तो हमारे पास एजम्पशन में मेनली यही आया है कि प्लेन सेक्शन जो बताया है परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग है, और स्ट्रेसेस जो है कंप्रेशन में 0.0035 है और इसमें ये वैल्यू है, और इसके अलावा 0.002 यहाँ पर स्ट्रेन जो डायग्राम्स दिखाया है वहां से जो है यहाँ तक स्ट्रेट है, उसके बाद ये पैराबोलिक हो चुका है। तो ये हमारे पास टोटल मिलाकर के आपका स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ ये बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, दिस इज स्ट्रेन डायग्राम और दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम। तो ये हमारा जो है बार बार हम इसको यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखो, जैसे हम लोग स्ट्रेन डायग्राम अगर लें तो स्ट्रेन डायग्राम में क्या है, ये वैल्यू जो है आपकी स्ट्रेन डायग्राम में, स्ट्रेन डायग्राम जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज 0.0035, दिस इज पॉइंट, आप कर सकते हैं पॉइंट, ये एफ वाई कह सकते हैं, एफ वाई अपॉन 1.15 यस प्लस 0.002 या एफ एस टी या एफ वाई, और यहाँ पर ये, और ये पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर आएगा वो आपका है 0.002 किसी पॉइंट पर। ये मान लीजिए आपकी ये वैल्यू है आपकी एक्स यू या एक्स यू बोल दें इसको। तो यहाँ पर दो पार्ट में आपका बटा हुआ है, तो इस वैल्यू में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वैल्यू मान लीजिए आपकी x1 है, और दूसरी वैल्यू आपकी जो यहाँ से यहाँ तक है वो x2 है। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। अब आप देखो कि दो ट्रेंगल में देखते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, d है। तो एक्स यू बाई डी में हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहले तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं x1 x2 में रिलेशन। तो यहां पर हो गया दिस ट्रेंगल माने दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ओ a1 a2 a2 b1 b2 b1 b2। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि दैट इज 0.0035 डिवाइडेड बाई XU इक्वल्स टू 0.002 डिवाइडेड बाई x1। ये x1 हो गया, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035 मल्टीप्लाई बाई XU। तो ये हो जाएगा, हटा देते हैं तो 20/35 इंटू XU, दैट इज 5 चौको 20, 4/7 XU। तो यहां पर x1 बराबर आपका आ गया 4/7 XU। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज XU माइनस 4/7 XU, दैट इज 3/7 XU। तो यहां पर x1 x2 की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई, that is x1 is equal to 4/7 XU और x2 is equal to 3/7
एक्स यू के बराबर हो जाएगा। ये चीज आ गई। अब हम ये चाहते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक्स यू बाई डी कितना होगा ये देख लें हम इसी स्ट्रेन डायग्राम की मदद से। पहले हम निकालने की कोशिश करें। स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देखो, आप इसको थोड़ा अगर बढ़ा लोगे इस तरह से तो ये वैल्यू सेम वैल्यू यहां 0.0035 हो जाएगी। ठीक वैल्यू। तो यहां पर आपकी ये टोटल वैल्यू क्या है? अगर x आप सोचें तो x क्या है? दिस इज एक्स यू। एक्स यू डिवाइडेड बाई 0.0035 इक्वल्स टू टोटल d डिवाइडेड बाई ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, माने 0.0035 प्लस एफ वाई अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। तो एक्स यू बाई डी कितना हो जाएगा? एक्स यू बाई डी क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0035 प्लस एफ वाई अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। ये वैल्यू हो जाएगी एक्स यू बाई डी। अब ये एक्स यू बाई डी की वैल्यू इतनी हो गई। अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ग्रेड की स्टील के लिए अगर हम मान लें लिमिटिंग वैल्यू के हिसाब से सोचें तो एक्स यू बाई डी की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लीजिए सपोज करिए आप लेंगे Fe250 लें तो क्या होगी वैल्यू? ये एक्स यू बाई डी। तो एक्स यू बाई डी के लिए आपने माना तो यहां पर क्या लिमिटिंग वैल्यू क्या है? दैट इज 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0035 प्लस एफ वाई इक्वल टू 250 आपने दिया है और ये 1.15 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ ठीक है, प्लस 0.002। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? दिस वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 250 डिवाइडेड बाई 1.15 तो 1 2 3 4 5 प्लस 0.002 प्लस 0.0035 माइनस 0.0035 ये आता है 0.5313। दिस इज कमिंग 0.53। नाउ एक्स यू बाई डी फॉर अगर मान लीजिए आपकी Fe250 है, ग्रेड ऑफ स्टील है आपका, ग्रेड ऑफ स्टील Fe250, उसके लिए एक्स यू बाई डी का मान कितना है? 0.53। इसी तरह से हम लोग अन्य क्या भी इसी तरह से एक्स यू बाई डी अगर आप निकालेंगे Fe415 के निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी एक्स यू बाई डी कैलकुलेट करके देखिए। यहां पर लिख देंगे 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0035 प्लस एफ आई इक्वल टू 415 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 2 इंटू 10⁵ प्लस 0.002। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 415 डिवाइडेड बाई 1.15 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 4 5 प्लस 0.002 प्लस 0.0035 इनवर्स कितना इंटू 0.0035 ये आ रहा है 0.479 0.479। दिस इज कमिंग 0.479। तो इसको हम लोग ले 0.48 ले लेंगे
इसी तरह से अगर आप 500 रखेंगे तो 500 के लिए भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 500 के लिए वैल्यू क्या आएगी, एक्स यू बाई डी की जो वैल्यू आएगी वो 0.46 कैलकुलेशन पे आती है। तो इस तरह से आपका एफई 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए 0.46, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखना है। इसी से हमारा लिमिटिंग वैल्यू जो है कि जैसे आप बैलेंस सेक्शन में कहते थे, उसी तरह से ये जो अगर वैल्यूज आपको मिले तो इसके आधार पे अगर एक्चुअल एक्चुअल आप कैलकुलेट करें और ये से तुलना कर लें तो कम ज़्यादा होने की स्थिति में हम लोग उसके बारे में बताएंगे कि ये अंडर है, ओवर है या इस तरह की बीम है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पे आ गए, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कंप्रेशन टोटल फोर्स कितने के बराबर, कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट सी एंड वाई बार। ये जो कंक्रीट ब्लॉक है इसका हम लोग सी एंड वाई बार फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें सी चाहिए, सी इज क्वेश्चन, एंड टॉप से जो वाई बार है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पर देखें आप स्ट्रेस डायग्राम में सी की वैल्यू हमारी क्या होगी। सी की वैल्यू क्या है, सी बराबर क्या होगा, सी इक्वल्स टू, हमारा जो डायग्राम है, पहले डायग्राम को देखते हैं, इसके बाद इसको एक डायग्राम फिर से हम ड्रा कर लेते हैं। डायग्राम को ड्रा करते हैं, डायग्राम को ड्रा करते हैं पहले। तो हम एक स्ट्रेस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं इस तरह से, ये इस तरह से हमारा ब्लॉक है। ये हमारी डिस्टेंस जो है ये आपकी 3/7 XU है और ये वैल्यू हमारी 4/7 XU है। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है 0.446 FCK। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लॉक है इसका जो टोटल एरिया अगर देखा जाए तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, C इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, दैट इज 0.446 FCK इंटू XU, ये एरिया, और इसमें चूंकि विड्थ भी है तो B आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 0.446 मल्टीप्लाई बाई XC इंटू B हो जाएगा। और इसमें से ये एरिया हम लोग घटाना चाहते हैं, ये एरिया घटा देंगे तो माइनस C इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ पाराबोला, पाराबोला एक्सटर्नल, जो पाराबोला का साइड्स पे है, मींस ये वाला पाराबोला आपका, दिस इज पाराबोला। इसकी जो एरिया है वो 1/n+1 B इंटू H के बराबर होता है। तो यहां पर हो जाएगा 2 डिग्री का है, इसलिए 1 2 + 1 3 इंटू B आपका है 0.446 FCK, इसका भी होगा, इंटू B 446 FCB मल्टीप्लाई बाई ये हाइट है इसकी 4/7 XU। दिस इज 0.446 FCK XUB और ये है 1/3 0.446 के 4/7 XU के बराबर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर C बराबर लिख सकते हैं, C इज नथिंग, पॉइंट यहाँ क्लियर है, 0.446 FCK B इंटू XU माइनस 1/3 0.446 FCK B इंटू 4/7 XU। अब आप क्या करोगे, 0.44, ये चीजें पूरा हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.446 FCK B XU 1 - 1/3। ठीक है,
इंटू 4/7। ये हमने ऐसा कर लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज योर 0.446 FCK इंटू BXU, और ये ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 1 माइनस 4/21। तो 4/20 21, 4 डिवाइडेड बाई 21, 1 माइनस 1 0.80 into 0.446 3723। ये इसको थोड़ा राउंड कर लेंगे, तो ये 0.36 के आसपास, 0.36 के आसपास। दिस इज टेकन एज 1/3 4/7, 1 माइनस 4/21 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 4/21, ये कितना मल्टीप्लाई बाई 0.446, 0.36104। दिस इज कमिंग 0.36, this is coming 0.36, 101 छोड़ देते हैं, 0.36 FCK B इंटू XU। तो नाउ C बराबर आपका आ गया, C इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू XU। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसके CG कहाँ पर ये लागू होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर्व है इसलिए इस तरह का फार्मूला यूज होता है, इसलिए 1/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये CG कहाँ पर लागू होगा। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि सपोज करो कि ये CG यहाँ कहीं कहीं भी लाई कर रही है। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस लाई कर रही है उसकी डिस्टेंस है आपका K1 इंटू एक्स, K1 इंटू एक्स है, K1 एंड टॉप फाइबर से K1 इंटू एक्स पे लगा है। तो क्या होगा, जो फार्मूला हम जानते हैं C इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेना है, NA के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेना है। तो C का मोमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस K1 इंटू एक्स। ये डिस्टेंस हो जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज x माइनस K1x, इसके लिए हो जाएगी। अब यहाँ के लिए इस स्ट्रेस के लिए जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1/4 किसका, 4/7x का। यहां से इसकी CG जो होगी करने के लिए, तो C x माइनस K1x मोमेंट लिया इक्वल्स टू इस टोटल एरिया का मोमेंट ले लें, तो दैट इज 0.446 FCK B इंटू XU। दिस इज योर एरिया को फिर XU/2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, इसके लिए 2.446 FCK B आ जाएगा, और यहां पर x की जगह पर आपका आ जाएगा 4/7 XU। एक मिनट देखिए, 4/7 XU। तो ये एरिया का हो गया, तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 बार आएगा तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। 4/7 XU। एक बार इसका एरिया निकालने में 1/3 के साथ यूज हो रहा है, और एक बार जो है इसका 1/4 यूज हो रहा है, तो
तो 1/4 हमने बाहर कर दिया, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर कितना हुआ था, c बराबर आपका है 0.36 FCK b इंटू XU x माइनस K1x इक्वल्स टू, ये वैल्यू आप लिख लीजिए 0.446 FCK b इंटू XU यहाँ भी XU कर लीजिए, XU स्क्वायर कर लिया 1/2 माइनस 1/12 इंटू 4/7 स्क्वायर XU स्क्वायर है, तो SU स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, तो 1/12 4/7 स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/16 आगे से 49 इतना माइनस 0.47 समथिंग आ रहा है, 1/2 इंटू 16 भागे 49.07. This is coming 0.5 minus 0.0272 10884। घटा लेते हैं इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.0272 10884 without 0.97 no 0.5 minus 0.0272 10884 0.473 this is coming 0.446 FCK BXU square into 0.473 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.36 FCK B इंटू XU स्क्वायर 1 माइनस K1 इक्वल्स टू दिस, इसलिए 1 माइनस K1 इक्वल्स टू ये सारा आ जाएगा 0.446 अपॉन 0.36 इंटू 0.473 इक्वल्स टू, ये दोनों कर जाएंगे इक्वल्स टू 47 मल्टीप्लाई बाय 0.446 इतना डिवाइड बाय 0.36 इतना 0.5857 0.5857 आ रहा है, इसलिए K1 इक्वल टू 1 माइनस 0.5857 this is coming 0.42. So this value is coming 0.42, this is your 0.42 XU। तो जब इसको आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यू विल फाइंड दिस वैल्यू 0.47416 करीब आती है, तो इसको 416 आएगी, आप घटा लेंगे तो दिस इज कमिंग 0.416 something, this is taken at
0.42 आप 416 भी ले सकते हैं या ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। दिस इज 1 माइनस 0.58573312 0.414 के लिए 416 करीब आ रहा है तो 0.421 राउंड करके ले सकते हैं। दिस इज टेकन 0.42, दिस इज टेकन 0.42। तो ये आप समझ लें हमने क्या किया है, ये पूरा ट्रेंगल, इसमें से इसकी सीजी का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस ट्रेंगल का एरिया और इसके सीजी का मल्टीप्लाई करके माइनस करके और इस तरह से हमने इसके वाई बार को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे C1 C और वाई बार, और इसको हम लोग यूज करेंगे जब हम ये हमारा जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया दिस वाई बार इज इक्वल टू 0.42, दिस वाई बार इज इक्वल टू 0.42 XU, और लीवर आर्म बराबर क्या हो जाएगा, इसको D माइनस 0.42 XU, दिस इज योर लीवर आर्म। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए अब हम यहाँ पर इस के हिसाब से देखना चाहते हैं कि C बराबर क्या होगा, T बराबर क्या होगा। तो C बराबर ये है और T बराबर क्या होगा लिमिटिंग केस में, दैट इज FST इंटू AST। FST इक्वल्स टू FST डिवाइडेड बाई 1.15। FST इज गिवन FY ले लेंगे, तो FY लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज FY अपॉन 1.15 AST। तो ये हो जाएगा 0.87 FY AST के बराबर हो गया। लिमिटिंग केस में FY जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब C और T के बराबर आप रख लीजिए, C बराबर T, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज C इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। इसलिए XU बराबर कितना हो जाएगा, XU जाएगा 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B। अब इसको इस फॉर्म में ना लिख के हम XU बाई D के फॉर्म में लिखेंगे, तो XU बाई D बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK। हमने D से डिवाइड किया तो D यहाँ की डिवाइड है BD। दिस इज योर इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा जो कि x एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे। x एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे और इस वैल्यू के माध्यम से XU/T के माध्यम से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इससे जो है आप कंपेयर करके हम लोग किसी रिजल्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा XU/D ये वैल्यू हो गई, दिस इज योर XU/D। आज यहीं तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट, लीवर आर्म मोमेंट और कंप्रेशन के हिसाब से, अगर बीम है हमारी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए हम लोग एक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट, और चेक करेंगे कि ये बीम किस तरह की है, अंडर है, ओवर है, आर बैलेंस है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।